हेलो एवरीवन। आज पॉलिटिकल साइंस के जो 11th क्लास है हमारे, उसमें हम जो हमारी पुस्तक चली हुई है संविधान क्यों और कैसे, उसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है ये भारतीय संविधान सिद्धांत एवं पुस्तक का नाम जो हमारा है भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार ये पुस्तक है हमारी। और इसका जो हमारा पहला चैप्टर चला हुआ है भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें हम जो अब तक का हमने स्वरूप देखा, संविधान किसे कहते हैं, वो सारा तुम देख चुके हो। हम लास्ट वीडियो में जो चल रहे थे कि संविधान कैसे बना हमारा, उसका स्वरूप क्या था, तो उस आधार पे आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा संविधान कैसे बना। कुछ तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो हमारी सरकारें बनी हुई थी, राज्य सरकारें बनी हुई, प्रांतीय सरकार जो बनी हुई थी, उन्हीं सरकारों में से या उन्हीं विधानसभाओं में से जनप्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा उनके माध्यम से इलेक्शन कराया गया विधान सभा के सदस्यों का। अब मोस्टली हम ये देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या उस समय क्या रखी गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो हमारे 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। उसके तहत भारतीय सरकार के लिए जो संविधान बनना था, और उस संविधान में जो संविधान बनाने वाली सभा होगी उसके सदस्यों की संख्या कितनी प्रस्तावित की गई थी? 389 प्रस्तावित की गई थी कि लगभग हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए कितने सदस्य होंगे? 389। और 389 बनकर के एक संविधान सभा का गठन करेंगे। ये प्रावधान किया गया, लेकिन हुआ क्या? इन 389 सदस्यों में डिवाइडेशन किया गया, बंटवारा किया गया कि कितने सदस्य कहां से आएंगे। तो इसमें देखो, ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन सरकारें जहां चल रही थी, वहां से 292 सदस्य लिए जाएंगे। देशी रियासतें जो थी भारत में उस समय 562 के समथिंग थी, लगभग 562-65 कहते हैं, लगभग 562 इतनी रियासतें थी। उन रियासतों में से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 93 सदस्य वहां से लिए जाएंगे। 4 ऐसे प्रांत थे जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो कहलाते थे, ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट यहाँ शासन था, ब्रिटिश सरकार के गवर्नर यहाँ बैठते थे। उनसे कितने सदस्य लिए जाएंगे? 4, एक प्रत्येक क्षेत्र से लिया जाएगा। तो सीटों का डिवाइडेशन हमारे सामने हो गया कि 292 सदस्य देसी ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे, 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाएंगे, और 4 कमिश्नर क्षेत्र से लिए जाएंगे। इस प्रकार ये सारे प्रस्ताव हमारे किसके कारण थे? कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग ही हमारी संख्या निर्धारित की गई थी। अब क्या हुआ कि जो 3 जून 1947 का जो एक योजना आई, उसके अनुसार भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में। 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। अब ये 2 देश बन गए, तो अभी तक तो इन दोनों का कंबाइंड संविधान बन रहा था, संयुक्त संविधान बन रहा था। लेकिन अब ये जो 2 देश बन गए तो क्या होगा? संख्याओं का भी डिवाइडेशन होगा, और यहाँ पाकिस्तान का अलग संविधान बनेगा और भारत का अलग संविधान बन रहा है। तो यहाँ इनके बीच में जो संख्याओं का बंटवारा हो गया, और मात्र कितनी संख्या रह गई भारतीय संविधान के लिए, संविधान सभा के लिए? 299 सदस्य रह गए। भारतीय संविधान सभा के लिए जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की गई थी, उसके सदस्य मात्र कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए। लेकिन विडंबना ये देखो कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भाई?
26 नवंबर 1949 को कुछ लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारे संविधान पर हस्ताक्षर करता रह गए थे, 299 से भी मात्र कितने रह गए? 284 सदस्य। अब 284 सदस्य ही यहाँ विधानसभा के फाइनली हस्ताक्षर करता हो गए। इन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये हमारी संख्याओं का डिवाइडेशन था, इसको हमें अच्छे से याद करना है, आगे हमारे कंपटीशन में बहुत ही काम आता है। तो इस आधार पे हमें इसको याद रखना है। हालांकि तुम्हारी पुस्तक में इतना सब डिटेल नहीं है, परंतु मैंने तुम्हें आगे के लिए ये सोच करके तुम्हें ये लिखवा दिया। अब आते हैं हम जो 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और यहाँ क्या हो गई? हिंसा की शुरुआत हो गई, हमने देखा है। हालांकि हम तो उस समय मौजूद नहीं थे उस हिंसा के समय, लेकिन हमने कई पिक्चरों के माध्यम से, कई नाटकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमने सुना है कि उस समय कितना गदर हुआ था, कितना भयंकर विकराल रूप ले लिया था। हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो पाकिस्तान जाने वाले थे भारत से और भारत आने वाले थे पाकिस्तान से, वो पहुंच ही नहीं पाए। बहुत सारी जनसंख्या खत्म हो गई, रास्ते में ही मार दी गई। और साथ में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की त्रासदी जो झेली थी वो महिलाओं ने और बच्चों ने झेली थी। बहुत सारी महिलाएं तो इतनी लापता हो गई कि जिनका आज तक भी पता नहीं चला। ये हिंसा जो थी भारत विभाजन की, हालांकि हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने शुरुआत से ही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रखी थी, फूट डालो और शासन करो वाली नीति जो उनकी शुरू से ही चली हुई थी, फूट डालो और शासन करो। डिवाइड एंड रूल, ये जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी और इसके आधार पर अंग्रेजों ने जाते जाते वो अपना काम कर दिया। हालांकि भारतीय जनता काफ़ी सारी इसके खिलाफ थी। महात्मा गांधी जी ने भी कह दिया था कि मेरी लाश पे से ही इसका विभाजन होगा, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इसका विभाजन हमें करना पड़ा। और इस विभाजन की इतनी त्रासदी जो हमने झेली, उस त्रासदी के कारण भारत बहुत सालों पीछे चला गया। हो सकता है भारत का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता अगर हमारे सामने ये भारत पाकिस्तान वाले बंटवारे की त्रासदी नहीं हुई होती। और जो ये विभाजन की त्रासदी थी वो उसी समय ख़त्म नहीं हुई, वो आज तक हम उस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं। आज भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। समय समय पे हमारा उनसे युद्ध होता रहता है, जैसे 1965 में भी हुआ। 1971 में डायरेक्टली हमारा युद्ध नहीं था, लेकिन बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बनवाने के लिए हमने संघर्ष किया और उसको देश घोषित होने के समय भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ। तो ऐसे करके भारत और पाकिस्तान के संबंध अभी भी अच्छे खास हद तक नहीं है, फिर भी कोशिश की जाती है कि संबंध अच्छे रहे, क्योंकि पड़ोसी से संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। यही होता रहा और इस हिंसा के अंदर ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और हम सबको विदित है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से। हालांकि कुछ अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु पूर्णतः जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी एक घटना है जिस कारण ये 26 जनवरी तक वेट करना पड़ा, नहीं तो ये 26 नवंबर को भी लागू हो सकता था, क्योंकि पूर्व में हम 26 जनवरी को किस रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुके थे। तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने इतने दिनों का वेट किया। तो ये हमारा संविधान के सदस्यों की, संविधान सभा के सदस्यों के बंटवारा था। उसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो संविधान की कार्यशैली या संविधान सभा की कार्यशैली। संविधान सभा की कार्यशैली। कि
कि किस प्रकार संविधान सभा ने अपना कार्य किया और किस प्रकार संविधान का निर्माण किया, जो कि आज विश्व पटल पे सबसे बड़ा भारत का संविधान है लिखित रूप में। तो उसकी क्या कार्यशैली थी कि जो आज इतने समय से यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था और वो आज अनवरत कार्य कर रहा है, उसकी क्या ऐसी कार्यशैली थी वो हमने इसमें देखनी है। तो संविधान सभा की कार्यशैली, सभा की कार्यशैली। संविधान सभा की कार्यशैली क्या थी, किस प्रकार संविधान सभा ने अपना कार्य किया, कैसे कौन कौन से हथकंडे अपनाए, किन किन देशों का संविधान पढ़ा और संविधानों के माध्यम से कौन कौन से उसमें से कंक्लूज निकाले जो हमारे देश के लिए हितकर हों। यानी कि हमारे संविधान सभा ने ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही कुछ लिख दिया होगा या देश की परिस्थितियों के अनुसार, ऐसा नहीं। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जो हमारे देश में सुटेबल हो सकता है उन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में लिखा गया। तो ये कार्यशैली जो थी, इसमें संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों का ध्यान रखा। यानी कि भारत में विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इन सब का ध्यान रखा गया, इन सब की इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश की गई। जिस प्रकार हमें पता है कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST, जिनके आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनका जो सदा से वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका विकास नहीं हुआ था, उनके विकास का ध्यान रखते हुए उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई, उनके लिए आरक्षण दिया गया ताकि इनका विकास हो सके। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे बहुत सारे हित थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर संविधान सभा के सदस्यों में लगातार बहस हुई। बहस भी होती रही, मतभेद भी हुए, लेकिन अंतिम निर्णय जो निकला वो सबकी सहमति से ही निकला। ऐसा नहीं कि किसी बहस के कारण वो मुद्दा छोड़ दिया गया, नहीं, उस पर बहस निरंतर जारी रही और अंतिम निर्णय लिया गया जो सबकी सहमति से ही लिए गया। इसीलिए इसकी कार्य जो शैली थी, इसको ध्यान में रखा गया ताकि देश के सभी नागरिकों के हित में संविधान का निर्माण किया जा सके। साथ में हमारी जो विदेश नीति है उसको भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि भारत अभी स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के कारण उसको अपनी व्यवस्थाओं को विकास करना था, विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में भी आना था। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी कार्यशैली को अपनाया। मतभेद जो थे उनके सैद्धांतिक आधार पर थे, किसी के पर्सनली मतभेद नहीं थे। ये नहीं कि कोई किसी से चिढ़ता है या इससे किसी से द्वेष रखता है, व्यक्तिगत कोई भावनाएं किसी में मतभेद की नहीं थी। सारी की सारी मतभेद व्यवस्थाएं सैद्धांतिक थी, वैध थी। यानी कि देश के नागरिकों के हित में क्या अच्छा हो सकता है, ये सारे मतभेद उन्हीं को लेकर के थे। किसी का पर्सनल कोई भी मतभेद नहीं था। इसके जैसे हम कह सकते हैं मतभेद के आधार जो हम, शासन कैसा होना चाहिए, केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए, यानी कि शासन की जो सत्ता है केंद्र में यानी कि एक जगह होनी चाहिए या राज्यों में डिवाइडेशन कर देनी चाहिए। इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बहस हुई और अंतिम निर्णय क्या लिया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। हालांकि केंद्र को मजबूत बनाया गया, परंतु सत्ता को राज्यों के पास भी दिया गया। अंतिम निर्णय जो है केंद्र करता है, लेकिन यहाँ राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई। तो इस पर बहस हुई। दूसरा, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए या एक दूसरे के जो क्षेत्रीय लेके सीमा को लेकर के, पानी को लेकर के, जो व्यवस्थाओं को लेकर के विवाद थे, उन पर मतभेद चले कि किस राज्य को कितना ज़्यादा दिया जाए। इसलिए हमने देखा था 370 रखी गई जम्मू कश्मीर के लिए। क्यों रखी गई? 370 इसीलिए रखी गई थी ताकि इसका विकास हो सके, और 370 कुछ समय के लिए रखी गई थी, परंतु अब जाकर के वो हटी है। तो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे, उनको भी विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए दिया गया था
था ताकि इनको विशेष सुविधा दे करके इनका विकास किया जा सके। तो राज्यों के बीच संबंध है, इसके लिए काफ़ी मतभेद हुए और अंतिम निर्णय लिया गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, धारा 370 लगाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर को एक विशेष अनुभव हो तो वो भारत में जुड़े रहें। ऐसे ही न्यायपालिका की शक्तियों के लिए बहस हुई कि न्यायपालिका को शक्तियाँ कितनी दी जाए, क्योंकि भारतीय संविधान में जो संविधान सभा का संरक्षक माना गया है, संविधान सभा का संरक्षक किसको माना गया है? न्यायपालिका को माना गया है। तो न्यायपालिका को कितनी शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम किसकी शरण ले सकते हैं? न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका ही निर्णय देगी, इसी को सबको मानना पड़ेगा। तो न्यायपालिका की शक्तियों के लिए बहस हुई और इसका भी ये हमें वैध सैद्धांतिक नजर आता है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार जो हमारे मूल अधिकारों में दिया गया था। हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7 थे मूल अधिकार, और 7 जो मूल अधिकार थे उनमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया। इस मुद्दे पर भी बहस हुई कि किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए। हमने देखा था इंदिरा गांधी के समय कि प्रीवी प्रेस की जो स्थिति थी, राजाओं को एक राजा कहने की या उसकी प्रॉपर्टी रखने की उसको कंडीशन दी गई थी, उसको प्रीवी प्रेस के तहत हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो संपत्ति का अधिकार था, ये कितना दिया जाए कितना न दिया जाए, इस पर भी बहुत ज़्यादा मतभेद हुए और ये सैद्धांतिक आधार थे, इनमें कोई लाग द्वेष नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत सारी बहस हुई, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कोई बहस नहीं और सर्वसम्मति से वो पारित हो गया था। और वो मुद्दा था कौन सा? वो मुद्दा था सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कोई बहस कोई मतभेद नहीं हुआ। सभी ने एक सुर में इसको पारित कर दिया कि सभी को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसको एक वयस्क आयु पूरी होने के बाद वोट डालने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो एक ऐसा निर्णय था जो सर्वसम्मति से एक ही सुर में पारित हो गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई। तो उसके बाद हम अगला जो देखेंगे इसमें पॉइंट कि जो संविधान सभा थी उसने सर्वहित को ध्यान में रखा, पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। और इसकी कार्यविधि सभी के सामने थी कि वो वैधानिक थी, सैद्धांतिक थी और मतभेद थे जो किसी व्यक्ति के पर्सनल मतभेद नहीं थे। आपस में संविधान को एक सफल संविधान बनाने के लिए मतभेद थे और इसी आधार पर हमारे संविधान को बनने का समय जो लगा था सभी को विदित है। कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने दिनों की बहस के बाद, इतने दिनों की मेहनत के बाद हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, वो रंग लाया। आगे का हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।